हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एम क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th सीबीएसई के लिए जो सबसे आपका टफेस्ट पोर्शन है साइंस, उसमें केमिस्ट्री का हम आपके लिए केमिकल रिएक्शंस एवं इक्वेशन चैप्टर से जो है हम आपका नोट्स लेकर के आए हैं। हम अभी 10 to 12 पार्ट्स में जो है वीडियोस बनाएंगे आपकी इस चैप्टर के लिए, क्योंकि एज यू नो दैट साइंस इज वेरी टफ फॉर यू। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोग कुछ टिप्स और स्ट्रेटजीज शेयर करेंगे आपके साथ। आप लोगों को उनको फॉलो करना है एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस। अब एग्जामिनेशंस में ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, 27 फरवरी से शायद आप लोगों का मेन पेपर्स के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने लगेंगे। सबसे पहले हम आपको जो है हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो बता देते रहे। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन पैटर्न समझाएंगे। कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन पैटर्न ही पता नहीं क्या एग्जाम में किस चैप्टर से मार्क्स आने वाला है, किस चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको कौन वीकर सेक्शन है, किस पे थोड़ा मान लो कम मेहनत करने से भी चलेगा। पर मेहनत तो सब में करना है, लेकिन किस चैप्टर्स में ज़्यादा करना है, जिनका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है जिन चैप्टर्स का, पहले आपको वो समझाएंगे। फिर सब चैप्टर का आपको हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करवाएंगे। जैसे लाइट चैप्टर में आपका मिरर फार्मूला से जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है ओम्स लॉ से रिलेटेड, या P इज इक्वल टू वी आई, या J इज इक्वल टू सी इंटू वी, जितने भी न्यूमेरिकल से इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट चैप्टर का सब करवाएंगे। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से भी आपको हम लोग जो है केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से केमिकल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपको हम लोग वो करवाने वाले हैं। 10 to 12 पार्ट्स में हम लोग वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला स्ट्रेटेजी न्यूमेरिकल अलग करवाएंगे हम लोग आपको, और आपको जो है MCQ अलग करवाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन अलग करवाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन अलग करवाएंगे, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज। तो दोस्तों friends, just be connected with us. We will solve all of your problems about science, math and social studies. Just be connected with us. And I also want to tell you that we are the best CBSE coaching center in Asansol. You can also search on Google that which coaching center is the best CBSE coaching center in Asansol, and the results will show you that the Vishal Tuition Classes Asansol is the best CBSE coaching center in Asansol. So just believe on us and boost your studies with Vishal Tuition Classes. सो अभी आप लोगों के लिए हम लोग साइंस का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। एक के बाद एक वीडियोस आते रहेंगे, पार्ट वाइज करके हर चैप्टर का आएगा। पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझिए, अब हम लोग क्वेश्चन पैटर्न पे आएंगे। इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे से वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, ये मेरा पहला वीडियो, इसीलिए इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है मुझे। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जल्दी से टॉपिक पे आने का। तो अब हम लोग चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, और पहले क्वेश्चन पैटर्न को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन पैटर्न पे आते हैं हम लोग अब। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और बायोलॉजी से 25 मार्क्स के क्वेश्चन हर पोर्शन से आने वाले हैं। केमिस्ट्री से भी 25 के, फिजिक्स से भी 25 के, बायोलॉजी से भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन हर पोर्शन से आएंगे। तो अब हम लोग अलग अलग पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर है उनको देखते हैं। केमिस्ट्री में आपका जो है मेनली 4 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चारों चैप्टर मिला के केमिस्ट्री का पोर्शन बनता है, जिसका नाम क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर्स। तो इस टॉपिक से आपका 25 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आपके 4 चैप्टर से आने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब इन चारों चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका वीडियो हम लोग आज बनाने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे देखिए आपका 4 मार्क्स के जो है MCQ आएंगे, तो ज़्यादा ध्यान आप MCQ पे दीजिएगा। और एक जो है आपका SAQ आने वाला है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का आपका एक SAQ आएगा, और आपके MCQ आएंगे 4। इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, SAQ और MCQ पे। और हम लोग भी इस चैप्टर से SAQ और MCQ ही कराएंगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिससे आपके केस बेस्ड स्टडी एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का। केस बेस्ड स्टडी जिसमें एक दिया रहता है पैराग्राफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं किसी एक केस मैटर के ऊपर पे। तो ये केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से। और फिर आपका एक SAQ आएगा 2 मार्क्स का। 2 मार्क्स का एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, यानी इस चैप्टर से आपका जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग केमिस्ट्री सिर्फ देख रहे हैं, इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, इससे आपका एक MCQ आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन फाइनली आ गया है 5 मार्क्स का। केमिस्ट्री में आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर से आ रहा है 5 मार्क्स वाला, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से।
तो इसको आपको अच्छा से पढ़ना है, लॉन्ग क्वेश्चन को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को। तो इसके लिए आपको पूरा चैप्टर का एक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। चैप्टर भी जब हम पढ़ाएंगे तब उस समय हम एक्सप्लेन कर देंगे। अभी हम चैप्टर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, उसमें भी समझा देंगे थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ों को, ताकि ऐसे क्यों में आपका काम आए वो चीज़। तो आप देख लिए 25 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बता दिया केमिस्ट्री में, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर से। तो पहले हम लोग ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे, उसके बाद हम मेटल एंड नॉन मेटल पे आएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ऊपर। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। So now we have to see that from the different chapters which topics are deleted for the examination of 2023. But as you can see that from the chapter chemical reactions and equations, there is nothing deleted. You have to read the full of that chapter. तो दोस्तों सारे चैप्टर पे फोकस करना होगा, इस चैप्टर के सारे टॉपिक के ऊपर फोकस करना होगा। तो हम लोग अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पर अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड में, इतना अच्छा नोट्स देंगे कि आप बोलिएगा। अभी हम थोड़ा मैं अलग अलग टर्म्स को दिखा देता हूँ, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को दिखा देता हूँ, ताकि आपका हेल्प हो। पूरा पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर को पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 6 पार्ट हम लाएंगे। आप लोग जरूर देखिएगा सारा वीडियो, आपका प्रिपरेशन उसी में कंप्लीट हो जाएगा, बस भरोसा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का हम लोग डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। देखो, तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस ऐसा प्रोसेस है एक, जिसमें क्या होता है कि नए सब्सटेंस यानी नई वस्तुएं बनती है, नई चीज़ें बनती है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और उनका प्रॉपर्टीज, उनके जो गुण हैं वो भी क्या होते हैं, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। उनके गुण भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, जिनमें क्या एक नया सब्सटेंस, एक नया वस्तु बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो डायरेक्ट लिखोगे, क्लास में स्पीड में बोल दे रहे हम, केमिकल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस, ठीक है, या केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज। ये बिल्कुल सिंपलियर इसका एक डिफिनीशन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होता है। सो एज यू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। बट इन द केमिकल रिएक्शंस द केमिकल चेंजेस इज इन्वॉल्व्ड। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन a rearrangement of atoms takes place। जिन सब्सटेंसेस के बीच केमिकल रिएक्शन होता है, उनमें क्या होता है, उनके एटम्स में क्या होता है, फिर से रीअरेंजमेंट होता है, उनके कंपोजिशन में क्या होता है, चेंजेस होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। तो पहले आपको मैंने क्या क्या बताया, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच द सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, जिनमें क्या होता है, नए प्रॉपर्टीज के साथ कुछ चीज़ों का निर्माण होता है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। उसके बाद मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन से जुड़े कुछ टर्म्स को पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शंस में जो सब्सटेंसेस भाग लेते हैं, जिनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो केमिकल रिएक्शंस के कारण जिन नए वस्तुओं का जिन नए सब्सटेंसेस का निर्माण होता है, उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शंस के कारण जिनका निर्माण होता है, जिन नए वस्तुओं का, उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब बोला जा रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स कौन था, द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज द reactants, and the substances which are formed just due to the chemical reactions is known as the products। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स किस में बदल जाते हैं, जो दो चीज़ जो मिल रहा था, जिनके बीच केमिकल रिएक्शन हो रहा था, वो किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट्स में। तो इन द केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द प्रोडक्ट्स। समझ में आ गया होगा ये चीज़। The products thus formed have properties which are entirely different from those of the reactants। तो जो नया प्रोडक्ट बनेगा, उनमें जो प्रॉपर्टीज होगा, that will be completely different from the properties of the reactants, because as we know that chemical reaction is a process to form the substances with new properties।
So the properties of the products formed just due to the chemical reaction will completely different from the properties of the reactants. रिएक्टेंट्स का प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होगा प्रॉपर्टीज इसका प्रोडक्ट का जो बनेगा आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। नाउ हम लोग इसका एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। When a magnesium ribbon is heated, it burns in the air with a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide। बोला जा रहा है जब मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है, इट बर्न्स इन एयर, तो ये हवा में जलता है, विथ अ डेजलिंग फ्लेम, एक फ्लेम के साथ। डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है चमकदार रोशनी। तो क्या बोल रहा है कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन द एयर विथ अ डेजलिंग फ्लेम। ये एक चमकदार रोशनी के साथ जलती है। कौन जलती है? तो मैग्नीशियम रिबन जलती है टू फॉर्म द वाइट पाउडर, टू फॉर्म अ वाइट पाउडर। ये एक वाइट पाउडर बनाती है कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब मैग्नीशियम रिबन जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। Actually, on heating, magnesium combines with oxygen present in the air to form magnesium oxide। कहा जा रहा है कि गर्म करने पे क्या होता है, मैग्नीशियम जो है वो हवा में मौजूद जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। देखिए जी नीचे इक्वेशन भी दिया हुआ है। मैग्नीशियम का जो रिबन के रूप में मैग्नीशियम है वो किसके साथ मिलता है? एयर में मौजूद जो है ऑक्सीजन प्रेजेंटेड इन द एयर, उसके साथ मिल करके क्या बनाता है? ये आफ्टर द प्रोसेस ऑफ हीटिंग प्रोसेस के बाद ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक वाइट पाउडर के रूप में होता है। मीन्स व्हेन वी हीट द मैग्नीशियम इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल भाषा में बोल दे रहे, मैग्नीशियम को जब जलाओगे तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा और एक वाइट कलर का पाउडर बनाएगा हीटिंग के बाद, जिसे क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको हम दिखाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड होता क्या है, मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो वाइट कलर का रील टाइप में है ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। एंड व्हेन वी हीट इट बर्न्स विथ अ वाइट डेजलिंग लाइट। देखिए ये एक डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा है और उसके बाद आफ्टर द रिएक्शन इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए Mg ये सॉलिड फॉर्म में था, जब ये ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन किया तो ये क्या बना दिया? MgO, जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा MgO बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब थोड़ा फर्दर इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज Mg+O2 इज। सो ये Mg+O जो है ये किस टाइप का रिएक्शन है? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका रीजन भी हम बता रहे हैं। बिकॉज इन द एबव रिएक्शन Mg इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म MgO। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? Mg का ऑक्सीडाइजेशन हो जा रहा है MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग क्या है? कलर भी याद रखिएगा, वाइट। कैसा है? वाइट। एक वाइट पाउडर बनता है। कैसा बनता है? वाइट पाउडर। MCQ में आ सकता है। अब आप लोग एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर Mg का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? देखिए जो न्यू प्रोडक्ट बन रहा है MgO, उसमें जा करके O जुड़ जा रहा है, MgO बन जा रहा है। Mg में जाकर O जुड़ जा रहा है, मतलब क्या? उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जा रहा है। ऑक्सीजन इज गेटिंग एडेड टू दैट, उसमें जाकर ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो यही ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 2, ऑल्सो इट इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है बिकॉज इसमें जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। क्या बना रहा है? MgO। दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब आगे इससे जुड़े कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन टाइप का केमिकल रिएक्शन? ऑक्सीडाइजेशन केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं। सो हेयर मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स व्हाइल मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द प्रोडक्ट। कोई डाउट है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन से, दैट व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग। जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन किया जाता है? तो देखिए हम आगे पढ़ रहे हैं इसके बारे में। द
magnesium ribbon which we use usually has the coating of magnesium oxide. बोल रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा. The magnesium oxide which we use usually has a coating of magnesium oxide. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, याद रखिएगा. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम रिबन जो हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर जनरली क्या होता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है, एक कोटिंग होता है ऑन इट्स सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर, विच इज फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट. ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर है ये क्यों बनता है, ड्यू टू द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट. ऑक्सीजन का जो है उसके ऊपर स्लो एक्शन, उसके ऊपर जो है रिएक्शन की वजह से जो है एक लेयर बन जाता है. ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन फॉर्म्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन. देखिए, तो बता दे रहा हूँ अच्छे से समझाने के लिए कि मैग्नीशियम रिबन के सरफेस के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के कारण जो है एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, कोटिंग बन जाता है. ठीक है ना. बोल रहा है क्या, सो बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में जलाने से पहले, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग ए सैंड पेपर, बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर. सो बिफोर बर्निंग इन एयर, सो बिफोर वी बर्न द मैग्नीशियम रिबन इन एयर, वी क्लीन इट विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर. हम लोग एक सैंड पेपर का हेल्प से क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत को हटा देते हैं, उसको साफ कर देते हैं. दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन सो दैट इट में रीडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग. बोल रहा है तो हम लोग क्यों इसको जो है साफ करते हैं, वाई डू वी clean the magnesium ribbon before burning, to remove the protective layer of magnesium oxide from the magnesium ribbon so that it can react with the ऑक्सीजन ऑफ एयर आफ्टर बर्निंग, ताकि ये बर्निंग करने के बाद या आफ्टर हीटिंग करने के बाद ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या करे, रिएक्शन कर सके. सो दैट वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ द सैंड पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन था इसका जो हम लोग पढ़ लिए. ठीक है ना. बोल रहा अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द डेजिलिंग वाइट लाइट गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल टू द आई. दूसरा एक चीज याद रखिएगा कि द डेजिलिंग लाइट generated after burning the magnesium ribbon, the color of that light is white, is very harmful to our eyes. ये जो मैग्नीशियम रिबन को हीट करने के बाद, जलाने के बाद उससे जो डेजलिंग लाइट, जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे थे, चमकदार रोशनी, दैट इज हार्मफुल टू आवर आइज, ये हम लोग की आंखों के लिए क्या होता है, खतरनाक होता है. ठीक है ना. सो दैट द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्नड बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आवर आइज. तो मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा दूर रख के जो है जलाना चाहिए आंखों से. जैसे वेल्डिंग के समय जो आर्क निकलता है ना, उससे भी एक डेजलिंग लाइट निकलता है, वैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाने के टाइम भी क्या डेजलिंग लाइट निकलता है, विच इज हार्मफुल टू आवर आइज. सो वी शुड कीप द मैग्नीशियम रिबन फार फ्रॉम आवर आइज वाइल बर्निंग इट. तो इसीलिए हम लोग को मैग्नीशियम रिबन को क्या करना चाहिए, अपनी आंखों से दूर रखना चाहिए जलाते वक्त. इसीलिए मैंने नीचे एक नोट दे के लिख दिया है that these reaction means Mg plus O is equal to MgO. means ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, Mg plus O is equal to MgO, प्रोड्यूसेस वेरी ब्राइट लाइट, ये बहुत ब्राइट लाइट पैदा करता है. एंड इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इन अ ह्यूज क्वांटिटी इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन. व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर, a dazzling light is produced which contains ultraviolet light that can damage the eye permanently. मतलब जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो ये एक लाइट प्रोड्यूस करता है जिसमें क्या होता है, यूवी रेस होता है, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट रहता है, दैट कैन डैमेज आवर आइज परमानेंटली. सो इट इज एडवाइज टू वियर सेफ्टी ग्लासेस एंड कीप आइज एज फार एज पॉसिबल. सो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वियर अ safety glass while burning the magnesium ribbon. As the name of this chapter is chemical reactions and equation, so our full focus will be on the chemical reactions and equations. We shall just discuss about different chemical reactions and their different equations, but I am telling you an overview of this chapter. So we will discuss about the characteristics of a chemical reactions, and there are mainly 5 characteristics of a chemical reaction that a chemical reaction will be said to be happened when there will be the formation of a gas
या evolution of a gas, formation of a precipitate, there will be the change in the color of the reactants, there will be the change in the temperature, there will be the change in the state of the reactants. मीन्स एक केमिकल रिएक्शन का होना तभी कहा जाएगा जब देयर विल बी द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, जब कोई गैस का उसमें से जब कोई नया गैस उसमें से निकलेगा, जब कोई गैस उसमें से निकलेगा, जब कोई नया चीज बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट, मतलब जब कोई नया सब्सटेंस बनेगा विथ न्यू प्रॉपर्टीज, देयर विल बी द चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स, उनका कलर कुछ और होगा, रिएक्शन के बाद कुछ और बन जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर या तो बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शुरू में बहुत कम होगा, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज्ड, देयर विल बी द चेंज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है बदल जाएगा, कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा. देयर विल बी द चेंज इन द स्टेट, पहले वो लोग सॉलिड में होगा, बाद में कुछ और स्टेट में बदल जाएगा. ठीक है ना. तो कोई गैस में होगा वो भी क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, कोई सॉलिड होगा वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा. देयर विल बी द चेंज इन द स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, देन द केमिकल रिएक्शन विल बी सेड टू बी हैपेंड, तब कहा जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है. तो there are two parts of this chapter. The first one is chemical reaction and the second one is chemical equation. Now we will study about the chemical equation. So the method of representing a chemical reaction with the help of symbols and formulas of the substances involved in it. Chemical reaction में जो भी एलिमेंट्स और जो भी कंपाउंड्स भाग लेते हैं उन सब को आप यदि उनके सिंपल से और उनके फार्मूला से डिनोट करते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन. फिर से सुन लीजिए. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन. तो जो भी रिएक्टेंट्स है अगर आप उनको और जो भी प्रोडक्ट्स है उनको अगर आप उनके सिंबल से और उनके फार्मूला से अगर आप उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. स्पीड में एक बार बोल देते हैं. द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड द फार्मूलास ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन. देखिए जैसे कि ये एग्जाम्पल दे रहा है, ये इसका एग्जाम्पल पूछा भी जाता है अक्सर. Zinc metal reacts with the diluted sulfuric acid to form the zinc sulfate and hydrogen gas. The reaction can be written in words as zinc plus sulfuric acid इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. ठीक है ना. तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 जब आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन. देखिए तो जिंक एक क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, एक मेटल है. जिंक का सिंबल क्या है, Zn, और H2SO4 क्या है, कंपाउंड है. तो इसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4. जिंक सल्फेट एक कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या है, ZnSO4. और हाइड्रोजन एक एलिमेंट, एक नॉन मेटल, एक गैस है, इसका फार्मूला क्या है, H2. तो कंपाउंड्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, उनके फार्मूला से, और हम लोग एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, उनके सिंबल्स से. जैसे देखिए अब यहाँ पे हम जिंक के लिए क्या लिखेंगे, Zn, और हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या लिखेंगे, Zn प्लस H2SO4, और इसके रिएक्शन से क्या बनता है, ZnSO4 प्लस H2. यहाँ पे देखिए एक चीज़ और हम लोग समझ सकते हैं, जिंक और H2SO4 जो रिएक्शन कर रहा था, Zn प्लस H2SO4, दीज आर आवर रिएक्टेंट्स वाइल द ZnSO4 प्लस H2 आर आवर प्रोडक्ट्स. ये समझ में आ गया होगा आपको कि केमिकल इक्वेशन क्या, रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला इज नोन एज केमिकल इक्वेशन. जो भी इनका हम रिएक्शन दिखाए, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अगर बैलेंस नहीं होता तो इनको हम लोग बैलेंस करते हैं, और अगर बैलेंस नहीं कर पाते तो वो जो एरो का सिंबल दिए ना उसको हम लोग दे देते हैं. ठीक है. तो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है. ये क्या है, केमिकल इक्वेशन. अब इसको स्पीड में कवर करते हैं. द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट, द सब्सटेंसेस विच कंबाइन और रिएक्ट आर नोन एज रिएक्टेंट्स. The new substances produced in a reaction are known as products. जो भी नया वस्तुएं बनता है रिएक्शन के बाद उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स. The reactants are written on the left side while the products are written on the right side and there is a plus sign between both of them. reactants और products दोनों के बीच क्या होता है, एक प्लस का साइन होता है. and there is also a arrow, we can see a arrow between the reactants and the products. this arrow साइन पॉइंटिंग टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट. ये जो एरो है इसका पॉइंट की तरह राइट की तरफ है. ठीक है ना. टुवार्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच ये एरो का साइन रहता है, ये तो बता ही दिए. द एरो साइन इज पॉइंटेड टुवार्ड्स द राइट साइड
and it is situated between the reactants and the products. This arrow indicates that the substances written on the left hand side, कि जो substances है जो right hand side में है, जो कि left hand side में है, left hand side में कौन है हमारा reactants, are combining to form the new substances or the products. इसका मतलब क्या है कि reactants are combining with each other to form the प्रोडक्ट्स. कोई मुश्किल है इसमें? कोई भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. द फर्स्ट वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड द सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या, हम लोग स्पीड में टानेंगे. इफ द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स देन द केमिकल इक्वेशन विल बी नोन एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. फिर से सुन लीजिए. इफ द नंबर ऑफ एटम्स in the reactants will be equal to the number of atoms in the products then it will be known as the balanced chemical equation. जैसे देखिए इसमें Zn प्लस H2SO4 को मिला रहे हैं तो बन रहा है क्या, ZnSO4 प्लस H2, ये प्रोडक्ट दोनों बन रहा है. तो Zn का नंबर रिएक्टेंट में कितना था 1, प्रोडक्ट में भी कितना है Zn का नंबर 1. जो हाइड्रोजन एटम था उसका नंबर कितना था 2, तो प्रोडक्ट में कितना है, उसमें भी 2 है. H2 देखिए प्रोडक्ट में बन रहा है. आपका S यानी सल्फर का कितना था, उसमें रिएक्टेंट में 1 था, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें भी देखिए सल्फर का 1 है. आपका ऑक्सीजन का कितना था 4 था ऑक्सीजन का, तो प्रोडक्ट में भी कितना है 4 है. नाउ वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ द एटम्स इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, सो इट इज नोन एज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब सेकंड नंबर है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो बैलेंस्ड का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अनबैलेंस्ड. तो इन एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, रिएक्टेंट्स में जितना एटम्स होगा प्रोडक्ट्स में उसका जो एटम्स का जो नंबर होगा वो इक्वल नहीं होगा रिएक्टेंट्स के. द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स विल नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटम्स इन द प्रोडक्ट्स. जस्ट लाइक हियर इज एन एग्जांपल H2 plus O2 but in the product it is H2O. So here is 2 atoms of hydrogen in the reactants and the 2 atoms of hydrogen is also in the product, but there is just 2 atoms of oxygen in the reactants, but here is just only 1 atom of oxygen is in the product. ऑक्सीजन का जो नंबर है वो रिएक्टेंट्स में 2 है लेकिन प्रोडक्ट में कितना है 1 बन गया है. तो इट इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. आगे बोल रहा है द केमिकल इक्वेशंस कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव बाय 3 वेज. 3 तरीका से हम लोग इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं कि ताकि ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड करा सके. पहला नंबर, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. फिजिकल स्टेट बता करके रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का कि वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है. सॉलिड के लिए S लगता है, लिक्विड के लिए L लगता है ब्रैकेट में, ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं हम लोग बगल में, एलिमेंट या कंपाउंड के बगल में ही, और गैस के लिए G का साइन लगता है ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. और सेकंड नंबर, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन. हम लोग हीट चेंजेस बता सकते हैं कि हीट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. और थर्ड नंबर, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. हम लोग कंडीशन बता सकते हैं कि किस कंडीशन में जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो पहला नंबर, बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्शंस रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स. जैसे हम लोग बता सकते हैं सॉलिड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल S, द लिक्विड स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल L एंड द गैसियस स्टेट इज इंडिकेटेड बाय द सिंबल G. जैसे देखिए यहाँ एक पहले भी रिएक्शन दिया हुआ है Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, बट सेकंड वाला में जो दिया गया है वहाँ पे उसमें देखिए बोला गया Zn के बगल में उसका स्टेट बताया गया कि वो सॉलिड है. H2SO4 उसके बगल में लिखा गया है AQ यानी वो एक्वस फॉर्म में है. और फिर एरो के बाद दिया गया Zn यानी वो AQ, और H2 के बगल में फिर दिया गया है G. यानी यहाँ पे इनका फिजिकल स्टेट बताया गया कि कौन सॉलिड फॉर्म में है, कौन एक्वस फॉर्म में है, कौन आपके गैसियस फॉर्म में. आगे दूसरे चीज़ में आते हैं हम लोग. अब यहाँ पे बोला गया है टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस इन्वॉल्व्ड. अगर हीट चेंजेस के आधार पे केमिकल रिएक्शन का 2 टाइप होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो पहले एक्सोथर्मिक पढ़ते हैं. दोज रिएक्शंस इन विच द हीट इज जनरेटेड आर नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है C जो कि सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन प्लस O2 जो कि गैसियस फॉर्म में है. ये मिल के दोनों क्या बनाते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस फॉर्म में, प्लस हीट. तो हीट इज जनरली जनरेटेड हेयर एंड दिस इज नोन एज द
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ कार्बन इन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की किसी भी चीज़ को जलने के लिए आपको पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो द बर्निंग ऑफ कार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट और हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जो है हीट लिख करके आप दिखा सकते हैं कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ साइड में CO2 के बाद जो है प्लस हीट लिख दिया गया है। दूसरे इक्वेशन में देखिए प्लस हीट एनर्जी लिख दिया गया है। दूसरा इक्वेशन पढ़ते हैं। नेचुरल गैस इज मेनली मीथेन CH4। व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर। ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस। दिस कैन बी रिटेन एज CH4 जो कि गैसियस फॉर्म में मीथेन प्लस 2O2 जो कि गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जो कि आपका गैसियस H2O है, ये भी वेपर फॉर्म में बनता होगा। वाटर का जो है ये गैसियस फॉर्म में वेपर प्लस हीट एनर्जी, यानी हीट इसमें भी पैदा होता है, जनरेट होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक नॉर्मल एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जस्ट दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हम स्पीड में पढ़ते हैं। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, हम लोग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम आवर फूड वी ईट, जो हम लोग को ये एनर्जी जो उस खाने से मिलता है जो हम लोग खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलियर सब्सटेंसेस, खाना पचने के टाइम, डाइजेशन के टाइम हम लोग का जो खाना है वो सिंपलियर सब्सटेंसेस में, सिंपल यानी सरल चीज़ों में टूटता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फूड लाइक चपाती, रोटी, ब्रेड, राइस एंड पोटैटो एक्जेट्रा कंटेंट्स मेनली स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। तो रोटी, चावल, इन सब में क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है। ड्यूरिंग डाइजेशन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज। तो ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ये डाइजेशन के टाइम सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में टूटता है। बोल रहा है क्या? दिस ग्लूकोज देन अंडर गोज स्लो कम्बसन, बाद में ये ग्लूकोज जो है कम्बसन, इसका दहन होता है, मतलब इसका पाचन होता है बाय कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हम लोग के बॉडी में जो सेल्स है उनमें जो ऑक्सीजन रहता है उसके साथ जो है, उसके प्रेजेंस में जो है इस ग्लूकोज का कम्बसन होता है इनटू आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी, और उसके द्वारा जो है हम लोग के बॉडी में जो है एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है बाय द कंबसन ऑफ दिस सिंपलियर कार्बोहाइड्रेट नेम्ड ग्लूकोज। ठीक है ना, बोल रहा है इन ए एंड दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस का नाम क्या है? जिसमें हमारा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपलियर कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है, बाद में ये ग्लूकोज जो है सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एंड द नेम ऑफ दिस प्रोसेस इज रेस्पिरेशन। एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। एनर्जी मीन्स हीट मीन्स हीट एनर्जी। एज यू नो दैट हीट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एनर्जी। सो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एवरीथिंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हर कोई क्या है? एनर्जी का एक रूप है। सो हीट इज प्रोड्यूसिंग जनरेटिंग इन दिस प्रोसेस। सो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जो है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी भी क्या है? एक टाइप का। रेस्पिरेशन भी क्या है? हम लोग का एक टाइप का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज है जो एक्वस फॉर्म में है। ये जो मिलता है हमारे बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन के, हमारे बॉडी में सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करता है 6H2O से, और क्या बनाता है? 6CO2 जो कि एक गैस है, प्लस 6H2O जो कि लिक्विड है, प्लस एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या है? हीट। सो हीट इज जनरेटिंग या एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे कुछ और भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस दिए गए हैं। जैसे देखिए बोला गया द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहले जो हम बताए थे ना Mg+O2 इज इक्वल टू MgO, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और अब हम लोग को पता चल रहा है क्या कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो यानी वो तीन रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिबन का जो बर्निंग है वो तीन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज हीट इज ऑल्सो जनरेटेड इन दिस रिएक्शन। सो the burning of magnesium ribbon is also a type of exothermic reaction. Now we can see that N2 plus O2 plus heat is forming 2N2O यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट और हीट एनर्जी और एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, in this chemical reaction. So the addition of nitrogen plus oxygen
इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए आगे दूसरे केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग को बताया जा रहा है। ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक सब्सटेंस जो है टूट कर दो या दो से अधिक जो है प्रोडक्ट्स बनाता है। तो द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हीट का या फिर लाइट का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है। सो ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, जब हम लोग CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, इट डिकम्पोजेस, मतलब ये जो है टूट जाता है, टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में? और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज नॉट जनरेटिंग बट रिड्यूसिंग इन दिस केमिकल रिएक्शन। आगे हम लोग पढ़ते हैं दैट फोटो बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड या हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है क्या? द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। क्योंकि हीट की एनर्जी का क्या हो रहा है? इसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब वो खत्म हो रहा है, हीट एनर्जी जो है पूरा। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहा है क्या? दिस इज बिकॉज सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए उनको क्या हीट का जरूरत पड़ता है। हीट के बिना, सनलाइट के बिना वो लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। बोल रहा है द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाने के लिए, वो भी एक तरह का क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बिकॉज सब में लिखोगे इट इज एन एंडोथर्मिक, बस याद रहे कि कौन एंडोथर्मिक है कौन एक्सोथर्मिक है। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन। ये लिख करके तुम उसका रीजन दे दोगे, ठीक है ना। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि वो कंडीशन के बारे में जिस कंडीशन में क्या हम लोग का केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फोटोसिंथेसिस से थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड combines with the water in the presence of sunlight and the green pigment of leaves called chlorophyll to make food like glucose and oxygen gas is given out। बोल रहा है क्या? द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या हर एक पौधे अपना जो है खाना बनाते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिल जाता है कि इससे वाटर के संग, उसके संग रिएक्शन करता है कि इसके सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है पौधों का, उसके मौजूदगी में, उसकी प्रेजेंस में, टू मेक द फूड लाइक ग्लूकोज। और किस तरह का खाना बनाता है? ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। ऑक्सीजन गैस निकलता है। चलिए अब इसके जो है केमिकल इक्वेशन को भी देख लेते हैं हम लोग। 6CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2 वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में, दोनों में 6 है, 6CO2 प्लस 6H2O। और इसके लिए क्या चाहिए? सनलाइट और क्लोरोफिल। इट इज द ओनली कंडीशन दैट देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और इससे मिलकर क्या बनता है? C6H12O6 यानी ग्लूकोज, जो कि आपका क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, प्लस 6O2 क्या बन जाता है? 6O2 ऑक्सीजन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में भी 6 था, वाटर में भी 6 था, ऑक्सीजन में भी क्या है? 6 है, और बनता है क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 द ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट। चलिए यहाँ तक हमको, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड जस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू बी कनेक्टेड विथ अस। अभी ये पार्ट 1 है, हम क्योंकि वीडियो अब लंबा हो जाएगा। पार्ट 2 भी आज आ जाएगा। पार्ट 2 भी, इसमें भी हम आगे आप लोगों को समझा देंगे। पार्ट 1 का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं हम लोग। पार्ट 2 भी आने वाला है, और ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से हम समझा दिए हैं, तो कोई भी दिक्कत होगा नहीं। बाद में नोट्स जब पढ़ाएंगे, नोट्स का तो झड़ ही लगा देंगे, इतना याद करवा देंगे कि उससे बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर सब करवा देंगे। 10th क्लास के लिए साइंस का पूरा हम पैकेज दे रहे हैं आप लोगों को। जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए बस।